नाज़रीन, हिज़्बुल्लाह की तरफ से बहुत बड़े हमलों की तफसीलात इस वक्त सामने आ रही हैं। सैकड़ों के हिसाब से जो रॉकेट्स हैं, मिसाइल्स हैं, वो इस वक्त इसराइल के ऊपर फायर किए गए हैं। इसराइल की जानिब से लेबनान में बहुत डीप जाकर हमले किए गए हैं और हिज़्बुल्लाह भी बहुत बड़े हमले इस वक्त इसराइल पर कर रही है। बिल्कुल वहाँ पर बड़े लेवल के ऊपर इंटेंसिटी हमें नज़र आ रही है और कई एक अड्डे जो हैं बशमूल गोलान हाइट्स पर जो इसराइली अड्डे हैं उनको निशाना बनाया गया है। इसके अलावा कई शहरों में इस वक्त नाज़रीन जो सायरन्स है वो बज रहे हैं, वहां पर हमला हुआ है। फिर नाज़रीन जो रूसी टेक्नोलॉजी है वो सही मानों में इसराइल की धज्जियां बिखेर रही है। ऐसे ऐसे हथियार इस वक्त हिज़्बुल्लाह के पास आ गए हैं कि इसराइल इस वक्त खौफ में मुब्तला हो चुका है, शॉक्ड हो चुका है कि ये टेक्नोलॉजी हिज़्बुल्लाह के पास कहां से आ रही है। तो पूरी तरह से जो रूसी टेक्नोलॉजी है वो गेम चेंजिंग साबित हो रही है। इसके साथ साथ नाज़रीन जो सुरंगें हैं उनका इंकशाफ हो रहा है कि हिज़्बुल्लाह ने बॉर्डर के ऊपर किस तरह से सुरंगें बना रखी हैं और इन सुरंगों से किस तरह अभी ये जो मरहला शुरू होने वाला है इसमें जंग जो इसराइल के अंदर दाखिल होंगे, तो ये इंकशाफात भी वहां से हो रही हैं। तो ताज़ा तरीन जो इस वक्त के हमले हैं वो आपके साथ शेयर करेंगे। जंग की इस वक्त ताज़ा तरीन इंटेंसिटी क्या है, उधर से ईरान के हमले की सारी तफसीलात आपको पता है कि कितना रियल थ्रेट है इस वक्त ईरान हमला करने जा रहा है। और दूसरी तरफ जो हिज़्बुल्लाह का महाज है वो पूरी तरह से गर्म है और उन्होंने ये भी धमकी दे रखी है कि वो गोलान का महाज जो है वो पूरी तरह से खोलने जा रहे हैं। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। लेकिन सबसे पहले जो गोलान हाइट्स पर बहुत बड़े हमले किए गए हैं उनकी तफसीलात आपके सामने रखते हैं। इन टोटल नाज़रीन ये हंड्रेड्स ऑफ रॉकेट्स बन रहे हैं जो पूरे इसराइल के ऊपर फायर किए गए हैं और बहुत डीप जाकर फायर किए गए हैं। लेकिन अगर सबसे पहले हम गोलान हाइट्स की तफसीलात आपके सामने रखें, और ये एक मल्टी डायमेंशन हमला बताया जा रहा है जहां पर इसराइल का जो एयर डिफेंस हेडक्वार्टर है, जो इसराइल के अड्डे हैं, उनको यहां पर निशाना बनाया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक अल मायदीन इसको शेयर कर रहा है 40 मिसाइल्स वर लॉन्च फ्रॉम लेबनान टुवर्ड्स ऑक्यूपेशन साइट्स इन सीरियन गोलान। कितने मिसाइल बता रहा है? 40 मिसाइल जो हैं वो सिर्फ गोलान हाइट्स की जो पोजीशंस हैं उन पर नाज़रीन फायर किए गए हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं 40 मिसाइल जब एक ही जगह पर फायर किए जाते हैं एक एरिया में तो कितनी तबाही वो मचाते हैं, कितने धमाके वो होते हैं, कितने आग के शोले वहां से उठते हैं, किस तरह जमीन वहां पर लरज उठती है। ये इस वक्त इसराइल के साथ हुआ है। फिर अल मायदीन ये रिपोर्ट कर रहा है हैवी मिसाइल बैराजेस वर फायर्ड फ्रॉम लेबनान टुवर्ड्स ऑक्यूपेशन साइट्स इन द ऑक्युपाइड सीरियन गोलान। तो बहुत बड़ा हमला था। फिर वो बता रहे रीन्यूड रॉकेट फायरिंग फ्रॉम लेबनान टुवर्ड्स ऑक्यूपेशन साइट्स इन ऑक्युपाइड गोलान, यानी रीन्यूड रॉकेट फायरिंग, यानी पहले हमले हुए गोलान के ऊपर, फिर दोबारा से हमले हुए, यानी हमला हुआ, कुछ देर का वक्फा आया और आधे घंटे का भी हो सकता है, घंटे का भी हो सकता है, तो उसके बाद दोबारा से गोलान के ऊपर हमले जो है वो शुरू हो गए। फिर आप देखिए इसराइली मीडिया रिपोर्ट कर रहा है सायरन्स साउंड इन सीरियन गोलान। तो जगह जगह पे ऊपर गोलान के ऊपर सिर्फ फिल वक्त जो गोलान हाइट्स हैं जो कि बेसिकली शाम की हैं लेकिन इसराइल ने कब्जा किया हुआ है, तो उनकी मुख्तलिफ साइट्स के ऊपर हमला हुआ है, वहां जगह जगह सायरन बज रहे हैं। अब जरा आप देखिए इस्लामिक रेजिस्टेंस बता रही है इस हमले की शिद्दत के बारे में और किन किन टारगेट्स को हिट किया गया है। इस्लामिक रेजिस्टेंस ये रिपोर्ट कर रही है टारगेटेड विद डजन्स ऑफ कायतुशुआ मिसाइल्स द हेडक्वार्टर्स ऑफ द एयर एंड मिसाइल डिफेंस कमांड इन किला एंड योव बैरक, यानी हमने डजन्स ऑफ कायतुशुआ मिसाइलों के साथ हमला किया। और कौन से हेडक्वार्टर को? एयर एंड मिसाइल जो हेडक्वार्टर्स हैं, यानी कि जहां से वो एयर डिफेंस भी करते हैं, मिसाइल का जो कमांड सेंटर है वहां से उसको भी हिट किया। किला और योव के जो बैरक्स हैं, जो बेसिकली तो ये अड्डे हैं ना, तो इनको जो है वो निशाना बनाया गया। सबसे ये हसास एरियाज हैं गोलान हाइट्स को, इन्हीं के जरिए जो है वो सारा कमांड किया जाता है, यहीं से सारी मॉनिटरिंग और सर्विलेंस की जाती है तीनों इतराब में। जॉर्डन की तरफ भी, जॉर्डन से तो उनको इतना खतरा नहीं है लेकिन फिर भी चूंकि अब जंगजू वहां पर आ चुके हैं तो यहां से इन्फिल्ट्रेशन भी हो सकती है। तो जॉर्डन वाली साइड पे, शाम वाली साइड पे और लेबनान, तीनों साइडों के ऊपर यहां से
इन दो बड़े कमांड सेंटर से मॉनिटरिंग और सर्विलेंस की जाती है, उनको निशाना बनाया गया है। अच्छा, अब नाज़रीन जरा मैं आपके सामने पहले एक चीज रखना चाहता हूं जो वहां की इंटेंसिटी के हवाले से खबर सामने आई है कि वहां पर जंग की इंटेंसिटी में इस वक्त इजाफा किस तरह से हुआ है। इसराइल ने एक नई स्ट्राइक की है लेबनान के अंदर जाकर, और बहुत डीप जाकर स्ट्राइक की है, जिसके बाद इंटेंसिटी वहां पर बहुत ज्यादा देखने को मिल रही है। मिसाल के तौर पर मैं आपको पहले दिखा देता हूं, ये बीका वैली है, यहां पर जाकर स्ट्राइक्स की गई हैं। अब बीका वैली कहां पर है, अगर आप नक्शे पर देखें तो ये बिल्कुल लेबनान के दूसरी तरफ है, यानी वो बॉर्डर जो इसराइल के साथ लगता है वो नहीं, जो दूसरी जो सीरिया वाली साइड पे है, ठीक है, तुर्की वाली साइड पे, वहां पर जाकर ये बीका वैली है। तो मतलब पूरा लेबनान जाकर वो एंड पर जाकर स्ट्राइक्स की गई हैं। तो ये पहला हमला है जो बीका वैली के ऊपर किया गया है, यानी कि जंग वाज़े तौर पर डीप हुई है। इसराइल की जानिब से अभी तक इस पूरी जंग में इतना डीप हम जाकर हमला नहीं किया गया, ये पहला हमला है जो इतना डीप जाकर हुआ है। सो इसके बाद बता रहे हैं कि जंग की इंटेंसिटी बढ़ी है। किस तरह मैं सबूत आपके सामने रखने जा रहा हूं। अल जजीरा इसको रिपोर्ट कर रहा है और अपना एनालिसिस पेश कर रहा है कि लेबनान बॉर्डर के ऊपर उनको किस तरह शिद्दत नजर आई है। हिजबुल्लाह इसराइल कंटिन्यू टू इंटेंसिफाई क्रॉस बॉर्डर अटैक्स, कंटिन्यू टू इंटेंसिफाई यानी वो उसमें शिद्दत आ रही है। द रूल्स ऑफ एंगेजमेंट आर बीइंग अपडेटेड एवरी मोमेंट विद इसराइल now attacking the Bekaa Valley, and this is not the first time that Israel has set a new question। अब इसमें जो पहली लाइन है वो भी मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्होंने कहा कि रूल ऑफ इंगेजमेंट जो है वो हर लम्हे चेंज हो रहे हैं। यानी ये रूल ऑफ इंगेजमेंट क्या होते हैं कि आपने किस लेवल के ऊपर जंग लड़नी है। भाई ईरान करा, आपने हमारी कॉन्सुलेट पर हमला करके तमाम हदें पार कर दी, ठीक है, तो अब अलग लेवल का रिस्पॉन्स आएगा। तो जंग जो है वो उसकी एक लेवल होता है, एक इंटेंसिटी होती है कि अच्छा आपने हमारे इस एरिया को निशाना बनाया तो इसके बराबर में हम उस एरिया को निशाना बनाएंगे। तो जब आप बहुत ओवर द लाइन जाकर, ठीक है, बहुत ओवर द लाइन जाकर आप हमला करेंगे तो फिर उसका जवाब भी बहुत ओवर द लाइन आएगा। तो वो कह रहे हैं कि वो जो रूल ऑफ एंगेजमेंट है, यानी कि आपको याद होगा इससे 15 दिन पहले जो लेबनान में एक मेडिकल फैसिलिटी के ऊपर हमला किया गया था और उसके बाद लेबनान से बहुत बड़ी तादाद में मिसाइल फायर हुए थे और बहुत बड़े तादाद में इसराइली फौज की और जो सेटलर्स हैं उनकी हलाकतें हुई थी, ठीक है। तो ये एंगेजमेंट है कि आपने हमारी मेडिकल फैसिलिटी पर हमला किया, ठीक है, तो आप जरा इसका जवाब पकड़ें। तो वो ये कह रहा है कि रूल ऑफ एंगेजमेंट जो है वो अब सूरत हाल इतनी खराब है कि हर मोमेंट के ऊपर तब्दील हो रहे हैं कि कुछ पता नहीं कि कब ये जंग आगे से आगे बढ़ रही है। इस तरह का माहौल वहां पर बना हुआ है। और ये कोई वो कह रहा है कि नई बात नहीं है कि इसराइल इक्वेशन सेट कर रहा है कि यानी इसराइल ने अब जैसे वो कह रहा है कि बेका वैली के ऊपर जाकर हमला कर दिया तो इसराइल वन स्टेप फॉरवर्ड आया, उसने इक्वेशन सेट कर दी, तो अब हिजबुल्लाह को भी 2 स्टेप फॉरवर्ड आना पड़ेगा उसके बराबर का जवाब देने के लिए। तो इस तरह एक ये फील्ड की में इसी तरह से चीजें होती हैं, जंग इसी तरह से लड़ी जाती है। अच्छा, फिर नाज़रीन आप देखिए, वेयर एज एनी एरियल टारगेट इज बीइंग हिट द बेका विल बी टारगेटेड इन रिटेलिएशन, यानी अगर इधर हिजबुल्लाह कुछ अब हमला करेगी तो वो जाकर बेका के अंदर हमला करेंगे। और दूसरी तर्ज के ऊपर इसको देखें तो इसराइल बेका में हमला करेगा तो हिजबुल्लाह अगले स्टेप में आकर तेल अवीव में हमला करेगी। द मिलिट्री सेज हिजबुल्लाह इज एस्टैब्लिशिंग एन अदर रूल ऑफ एंगेजमेंट, कि हिजबुल्लाह जो है अब वो एस्टैब्लिशिंग एन अदर रूल ऑफ एंगेजमेंट, वो नए उसूल बना रही है एंगेजमेंट के। एनी टाइम बेका इज हिट द गोलान हाइट इज टारगेटेड, ठीक है, वो उधर बेका में हमला करेंगे तो अब हिजबुल्लाह ने ये रूल बनाया कि फौरी गोलान हाइट्स के ऊपर हमला किया जाएगा। एंड नाउ वी आर सीइंग इसराइल टेकिंग द वॉर डीपर इनटू लेबनान वर्टिकली, कि अब हम देख रहे हैं कि इसराइल जो है वो लेबनान के अंदर जंग डीप कर रहा है। Whereas हिजबुल्लाह इज एक्सपेंडिंग द फ्रंट हॉरिजॉन्टली, ठीक है, जबकि हिजबुल्लाह जो है वो भी जंग को जो है वो एक्सपेंड कर रहा है। तो ये सिर्फ मैं आपको बताना चाहता था कि इस वक्त वहां पर इंटेंसिटी किस तरह से बढ़ी है, शिद्दत जो है जंग में किस तरह से आई है। यानी ओवरऑल एक बड़ी सूरत हाल है जिसके अंदर ईरान के साथ डायरेक्ट जंग है, लेकिन इधर हिजबुल्लाह वाला मामला जो कि बहुत इंपॉर्टेंट मामला है, यानी सबसे ऊपर आप ईरान को कहें तो उसके बाद हिजबुल्लाह का मामला आता है, तो वहां पर अब किस तरह से शिद्दत बढ़ चुकी है ये दरअसल मैंने आपको बता दिया है। अच्छा, अब हम वापस हमलों की तरफ आए तो उसमें नाज़रीन जो अगला हमला रिपोर्ट किया गया है वो ये है कि मुख्तलिफ सिटीज़ में, और ये बड़े सिटीज़ हैं जिनके अंदर जहां पर हमले हुए हैं और सायरन्स बज रहे हैं। मिसाल के तौर पर इसराइली मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, सायरन्स साउंडेड इन सफ़ेद दतोन एंड
ससूफा इन द नॉर्थ। अब ये सफेद बहुत बड़ा सिटी है जहां पर इनकी बड़ी बेसेस भी हैं, हेडक्वार्टर्स भी हैं, और बाकी 2 बड़े अहम शहर हैं यहां पर, यानी 3 बड़े शहरों पर एक साथ हमला किया गया और सायरन्स बज रहे हैं। फिर नाज़रीन, इस्लामिक रेजिस्टेंस ने एक और बहुत हसास जगह पर हमला किया है, उनके जैमिंग सिस्टम को निशाना बनाया गया है। ये जैमिंग सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सिग्नल्स को जैम करते हैं और आप किसी भी हमले को रोकने की कोशिश करते हैं कि सिग्नल्स नहीं होंगे तो फिर वो समझते हैं कि एक्यूरेसी के साथ जाकर हिट नहीं हो सकेगा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वो कह रहे हैं टारगेटिंग द जैमिंग सिस्टम एट ओरन टी साइट और डायरेक्टली अचीव्ड हिट्स, कि बिल्कुल डायरेक्टली जाकर हिट किया है। अच्छा, इसके अलावा आप देखिए अल मायदीन रिपोर्ट कर रहा है, साउंड्स ऑफ एक्सप्लोजन्स वर हर्ड इन ईस्टर्न लेबनान माउंटेन रेंज कोइंसाइडिंग विद लो फ्लाइट्स ऑफ इसराइली एयरक्राफ्ट इन एयर स्पेस ऑफ बेका रीजन। अब ये मादीन दोबारा उसी बात को रिपोर्ट कर रहा है कि इधर से जो इसराइल के कब्जे में पहाड़ियां हैं वहां पर धमाके सुने जा रहे हैं, और उधर से इसराइली एयरक्राफ्ट कहां पर देखे जा रहे हैं, बेका वैली के अंदर। तो ये इस वक्त वहां पर इक्वेशन बनी हुई है। अच्छा, अब यहां पर नज़ीर, वैसे इससे हटकर मैं एक चीज आपके साथ जरूर शेयर करना चाहता हूं, जो इस जंग के हवाले से मेरी एक अंडरस्टैंडिंग जो है कि एक तरफ तो नाज़रीन जंग फैलने का, मतलब मौजूदा सूरत हाल के हवाले से, कि एक तरफ तो जंग फैलने का वाज़े खतरा जो है वो मौजूद है, सबूत हम आपके सामने रख रहे हैं, सारी चीजें हैं। लेकिन मेरी अंडरस्टैंडिंग नाज़रीन ये है कि यहीं पर जंग बंदी का भी रास्ता मौजूद है, यानी ये जंग बंदी का भी एक मौका है। एक तरफ तो ये जंग फैल रही है, लेकिन दूसरा यहीं पर जंग बंदी का मौका पैदा हो रहा है। वो जरा आप किस तरह से इस बात को समझिए। देखिए, मेरी अंडरस्टैंडिंग नाज़रीन ये है कि जब जंग फुल स्केल वॉर के पहले मरहले में दाखिल होगी, यानी वो क्या है कि जैसे मिसाल के तौर पर ईरान हमला कर देता है, या इधर से हिजबुल्लाह के जंग जो दाखिल हो जाते हैं, या वो फुल स्केल वॉर छेड़ देते हैं, तो वो जो बिल्कुल पहला मरहला होगा, यानी बहुत शॉर्ट टाइम की मैं बात कर रहा हूं, 24 घंटे या 48 घंटे, ये वो टाइम होगा कि जब प्रेशर इसराइल के ऊपर बहुत पीक के ऊपर होगा, और ये इतना प्रेशर होगा कि ये इसकी हिद्दत जो है वो अमेरिका बरतानिया तक भी जाएगी। तो ये वो प्रेशर है जो मजबूर कर सकता है जंगबंदी के लिए। यानी ओवरऑल तो हालात खराब हैं, लेकिन ये वो आखिरी स्टॉप है जंगबंदी के हवाले से। यानी जिस तरह ये जंग चल रही है, इसमें तो जंगबंदी नहीं ना हो रही। इसराइल पर कितना प्रेशर आया, लेकिन इस प्रेशर पर इसराइल ने जंगबंदी नहीं की। लेकिन वो जो ऑल आउट वॉर वाला प्रेशर होगा, जब मिसाल के तौर पे हमला हो जाता है ईरान का, तो जाहिरी तौर पर हम देखेंगे कि यार हालात बहुत खराब हो गए। देखिए, ईरान ने बराह रास्त हमला कर दिया, लेकिन वही टाइम होगा जिसमें जंगबंदी भी हो सकती है, और वो आखिरी टाइम होगा, यानी वो आखिरी मौका होगा। लेकिन वो मौका वहां पर पैदा जरूर होना है, ये बात आप ज़हन में रखिए, ठीक है। मतलब जिस रास्ते पर हम जा रहे हैं वो मुकम्मल तबाही का रास्ता है, लेकिन यहीं पर अगर जंगबंदी होनी है तो उसका रास्ता भी यहीं पर मौजूद है कि वो जो एक्सट्रीम प्रेशर एकदम से क्रिएट हो जाएगा कि देखें इतनी बड़ी जंग छिड़ गई, हिजबुल्लाह दाखिल हो गई या ईरान ने हमला कर दिया, तो वो इतना बड़ा प्रेशर होगा कि शायद उसके सामने इसराइल और अमेरिका ना टिक सके और उनको जंगबंदी करना पड़ जाए। तो ये एक अंडरस्टैंडिंग है कि मतलब इसका एक चांस मौजूद है, ये हतमी नहीं है, इसका एक चांस यहां पर मौजूद है। इस सूरत हाल में तो जंगबंदी नहीं है, तो अगर हो सकती है तो उस सूरत हाल में हो सकती है। बहरहाल बैक टू द पॉइंट के जो इस वक्त ताज़ा तरीन हमले हो रहे हैं उनकी तफसीलात हम आपके सामने रख रहे हैं। और इसमें नाज़रीन जो बहुत ज़्यादा डिबेट अभी चल निकली है वो ड्रोन्स के हवाले से है। नाज़रीन, जो रशिया ने टेक्नोलॉजी दी है वो बहुत कारगर साबित हो रही है, वो और इस जंग में बहुत डिसाइडिंग साबित हो रही है। यानी रशिया की टेक्नोलॉजी से इस वक्त वो ड्रोन्स इसराइल के गिराए जा रहे हैं जो इसराइल को बिल्कुल तवक्को नहीं थी। और ये जैसे कि हरमीज 900 गिराया है, तो उसके शौक से अभी तक इसराइल नहीं निकला है। मतलब 15 साल लगाए हिजबुल्लाह ने इस हरमीज 900 ड्रोन जो कि $85 मिलियन का है, इसको गिराने में 15 साल उन्होंने लगाए कि उनको कोई ऐसी टेक्नोलॉजी मिल जाए। मैं आपको अमेरिका की जो पॉलिसी है इसराइल के हवाले से वो मैं आपके सामने रख चुका हूं कि इसराइल को सबसे जदीद हथियार दिए जाते हैं, और इसराइल के मुकाबले में मिडल ईस्ट को, किसी भी मुल्क को, चाहे वो सऊदी अरब क्यों ना हो, चाहे वो यूएई, जॉर्डन, मिस्र, कोई भी हो, किसी भी मुल्क को वो इसराइल के मुकाबले में जदीद हथियार नहीं दिया जाएगा। एक ऐसा हथियार जिसे ये खतरा हो कि उसके जरिए इसराइल पर अटैक किया जा सकता है, या कोई ऐसा हथियार जो इसराइल के हमले का दिफा कर सके, वो भी नहीं दिया जाता। ठीक है, तो अगर हम अब से पहले चले जाएं तो या यूरोप के पास टेक्नोलॉजी थी या अमेरिका के पास थी, तो इस तरह इसराइल की हेजेमनी को कायम रखा गया। अब देख लें मिडिल ईस्ट में कितनी इंटरेस्टिंग बात है, किसी भी मुल्क की जो एयरफोर्स है वो मजबूत नहीं है कि एयरफोर्स जाकर कहीं इसराइल में स्ट्राइक ना कर दे। यानी ईरान कितनी बड़ी पावर बनकर उभरा है,
उसने दुनिया से टक्कर ले लिया, वो नए वर्ल्ड ऑर्डर में किरदार अदा कर रहा है। लेकिन ईरान की भी फिजाइया मजबूत नहीं है, बाकी सारी आर्मी नेवी सारी मजबूत हो रही हैं, लेकिन फिजाइया मजबूत नहीं है। अच्छा, तो अब वो इक्वेशन चेंज किस तरह से हो रही है, जिस पर हम तजिए कर रहे हैं, दुनिया भर के एक्सपर्ट आपके सामने ये राय रख रहे हैं कि भाई आज नतीजा मुख्तलिफ इसलिए आने वाला है कि ये तो पॉलिसी थी, ये डॉक्ट्राइन था इसराइल को कायम रखने का कि भाई इसराइल के मुकाबले में किसी को बड़े हथियार जो इसराइल के लिए नुकसानदा हो वो नहीं दे रहे, कोई ऐसा हथियार भी नहीं देना कि जो इसराइल के हमले का दिफा कर सके। तो आज वो हथियार आ गया ना। हरमीज 900 को आप कभी भी नहीं गिरा सके, तो आज आपने गिरा दिया। तो वो कहां से आया? वो रशिया और चाइना से आया। तो ये चीज है जो इस जंग में फलस्तीन के लिए फातेह साबित हो रही है, इसराइल के लिए शिकस्त वाली साबित हो रही है, चूंकि ये मिलिट्री जो इक्वेशन है वो बदल रही है। किसकी वजह से? रूस और चीन की वजह से। तो ये मामला इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी इसमें 75 साल की जो पॉलिसी है वो पूरी तरह से फेल हो गई है। सिर्फ वो जदीद टेक्नोलॉजी, जदीद हथियार जो रूस, चीन और नॉर्थ कोरिया ने ईरान और बाकी इत्तेहादियों के हवाले किए हैं। ये आप जरा देखिए, एक के बाद एक ड्रोन वहां पर गिराया जा रहा है। सरफेस टू एयर मिसाइल was launched at Israeli Air Force, a drone operating in Lebanese airspace, resulting the aircraft being hit and crashing. कि सरफेस टू एयर मिसाइल, अब ये सरफेस टू एयर मिसाइल क्या हिजबुल्लाह में साइंसदान पैदा हो गए जिन्होंने ये बनाया है? ये सरफेस टू एयर मिसाइल सीधा सीधा वहां से आया, रशिया से आया है। तो उन्होंने इसराइली एयर फोर्स के ड्रोन गिराया वहां पर, जो कि लेबनान की टेरिटरी में था, ठीक है। और इसराइली आर्मी ये बता रही है कि वो पूरी तरह से क्रैश हो गया, इतना एक्यूरेसी के साथ उसको जाकर हिट किया गया। अच्छा, इसके अलावा नाज़रीन आप जरा इसराइली मीडिया का बयान देखिए कि मैंने आपको बताया ना कि हरमीज 900 जो गिरा है अभी तक वो उसके शॉक से निकले नहीं है। इसराइली मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, हिजबुल्लाह रिलीज डॉक्यूमेंटेशन शोइंग द डाउनिंग ऑफ हरमीज 900, दिस इज एन अचीवमेंट फॉर द पार्टी। कि हिजबुल्लाह ने वो वीडियो जारी कर दी है जिसमें हरमीज 900 को गिराया जा रहा है, और ये एक फतह, ये एक अचीवमेंट है। इसराइली मीडिया उसको लिख रहा है कि ये वाज़े अचीवमेंट है फॉर द पार्टी, यानी हिजबुल्लाह के लिए, यानी दूसरे फरीक के लिए ये वाज़े फतह है। मैंने आपको बताया ना 15 सालों से वो कोशिश कर रहे हैं कि कोई टेक्नोलॉजी मिले, तो 15 सालों के बाद ये मिली है। फिर आप देखिए, सायरन साउंड एट लाइट हाउस एंड मार्गलियोट इन अपर गलीली ऑन बॉर्डर विद लेबनान। तो यहां पर जो लाइट हाउस है अपर गलीली में, इसको भी नाज़रीन हिट किया गया है। अच्छा, अब नाज़रीन यहां पर जो एक बड़ा इंपॉर्टेंट पहलू दूसरा सामने आया, ये तो सारे हमले, रूसी टेक्नोलॉजी क्या कर रही है, जंग किस तरह से बढ़ रही है, ये सारी तफसीलात मैंने आपके सामने रखी हैं। अब नाज़रीन एक और जो पहलू इसराइल के लिए सबसे ज़्यादा तशवीश का बायस बना हुआ है, और इसराइल को मतलब उनके तजियाकार, उनके फॉर्मर कमांडर्स चीख रहे हैं कि ये हमारे साथ होने क्या जा रहा है, वो नाज़रीन ये इंकशाफ हुआ है कि लेबनान के बॉर्डर के ऊपर बहुत सारी सुरंगें हैं जो अनसीन हैं, जो अनडिस्कवर्ड हैं, जिनके बारे में इसराइली आर्मी को पता ही नहीं था। यानी वो तो गजा से, मैंने आपको पहले बता दिया ना कि गजा से उनको बाद में पता चला कि जनाब वहां पर भी सुरंगें हैं जो बॉर्डर को क्रॉस कर रही हैं। तो यहां पर भी क्रॉस बॉर्डर ऐसी सुरंगें हैं, और जो गजा का मामला है वो तो वहां पर तो उनका मुकम्मल मुहासरा है, और मतलब लेबनान में तो वहां पर बॉर्डर के ऊपर पहाड़ है। इवन कुछ तजियाकार ऐसे मतलब ये बताते हैं कि जो लेबनान वाली साइड है, जो वहां पर गुलान की पहाड़ियां हैं, वहां बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहां पर हिजबुल्लाह आकर बैठ गई है। यानी जो गुलान हाइट्स की दूसरी वाली साइड है ना, जो लेबनान वाली साइड है, वहां पर पूरा कंट्रोल इसराइल का नहीं है। ये बताया जा रहा है कुछ तजियाकारों की जानिब से कि वहां पर हिजबुल्लाह आकर बैठ गई है और वहां से मुकम्मल महाज खोलने जा रही है। यानी ये पूरी जो गुलान हाइट्स हैं ये अब इसराइल के कब्जे में नहीं है। और अब इसराइल में तशवीश ये पाई जा रही है कि अच्छा, हिजबुल्लाह ने ऐसी सुरंगें बनाई हुई है, यानी क्रॉस बॉर्डर टनल्स हैं। मतलब अभी तो गजा की टनल्स हमसे संभाली नहीं जा रही, अभी तो याहिया सिमर नहीं मिल रहा जो इधर गजा की टनल्स में बैठा हुआ है, और उधर से अच्छा बॉर्डर के ऊपर टनल्स बनी हुई है। वैसे जो लेबनान के अंदर टनल्स है ना, यानी लेबनान की टेरिटरी के अंदर जो हिजबुल्लाह ने बनाई हुई है, उनको दुनिया की बेहतरीन टनल्स कहा जाता है। और उनका मॉडल्स आपको पता है कहां से आया? नॉर्थ कोरिया से। दरअसल टनल्स के हवाले से नॉर्थ कोरिया बहुत फेमस है। अच्छा, नॉर्थ कोरिया से वो स्ट्रक्चर जो है वो कहां पर आया है? ईरान में। ईरान ने बहुत बड़ी बड़ी सुरंगें बनाई, और मैं आपको बता चुका हूं कि न्यूक्लियर सुरंगें ईरान बना चुका है कि अगर उस पर न्यूक्लियर बम भी गिराया जाता है
تو ان سرنگوں کو کچھ نہیں ہوگا، اور اس میں بہت سارا اسلحہ جو ہے نا اس نے وہاں پر سٹور کیا ہوا ہے، اور وہاں پر کمانڈ سینٹرز بنائے ہوئے ہیں کہ اگر مطلب ان کے پاس ابھی تک تو نیوکلیر بم انہوں نے ٹیسٹ نہیں نہ کیا، تو ان کے پاس نیوکلیر بم فی الحال تو نہیں ہے، تو اگر ان کی اسرائیل کے ساتھ جنگ ہوتی ہے یا کسی دوسری نیوکلیر پاور کے ساتھ ہوتی ہے تو انہوں نے اس کی بھی تیاری کی ہوئی ہے، یعنی ریاستیں ایسی ہی اپنی سیکورٹی مینٹین کرتی ہیں نا۔ تو نارتھ کوریا سے چلتا ہوا یہ سٹرکچر ایران میں آیا، یعنی نارتھ کوریا کی ٹنلز دنیا میں مشہور ہے، وہاں سے ایران، اور اب ایران سے یہ حزب اللہ کے پاس آئی ہیں، لیبنان میں آئی ہیں، اور جو حماس کی ٹنلز ہیں وہ چوتھا نمبر ہے، یعنی ان چاروں میں سب سے نیچے حماس کی ٹنلز ہیں جو 6 مہینوں میں اسرائیل جن کا کچھ نہیں بگاڑ سکا، اور ہے بھی چھوٹا سا علاقہ، ہے بھی ان کے قبضے میں، ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکا، تو حزب اللہ کی ٹنلز کا آپ کیا بگاڑو گے، ان کا کیا کرو گے؟ تو انہوں نے وہ ٹنلز لیبنان کی ٹیریٹری کے اندر تو ہیں ہی ہیں، اس کے بارے میں تو ان کو پتا ہے، لیکن بارڈر کے اوپر ٹنلز ہیں، یہ ان کو اب انکشاف ہو رہا ہے، تو اس پر اب وہاں پر چیخیں ہیں کہ اچھا ادھر تم فرنٹ کھولنے جا رہے ہو، ادھر ایران سے لڑنے جا رہے ہو، اور ادھر تمہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ بارڈر کے اوپر ٹنلز بنی ہوئی ہیں، کب وہاں سے جنگجو آئیں گے تمہیں پتہ بھی نہیں چلنا، اور ان اندر گھس جائیں گے، تم اوپر کھڑے بارڈر کی حفاظت کر رہے ہوگے، وہ نیچے سے گھس جائیں گے، تم کو پتہ بھی نہیں چلنا۔ تو یہ اس وقت ان کے لیے بہت بڑی ایک تشویش کی باعث بنا ہوا ہے۔ یہ اس وقت کے ناظرین اہم ترین اور تازہ ترین حقائق ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کیے۔ آپ اپنی رائے ضرور آگاہ کریں، جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ بالکل ایک ڈیسائیڈنگ مومنٹ ہے، اس وقت جنگ پھیلنے کا کس طرح خدشہ موجود ہے، بڑے لیول کے اوپر جنگ جو ایران کے ساتھ ہونے جا رہی ہے، جس طرح جارڈن کے اندر سے انفلٹریشن شروع ہو گئی ہے، لیکن میں نے آپ کو بتایا کہ میری ایک انڈرسٹینڈنگ یہ بھی ہے کہ یہیں پر جنگ بندی کا راستہ بھی ہے، یعنی بڑی جنگ کے رستے میں جنگ بندی کا راستہ بھی موقع آئے گا، بڑی جنگ کے رستے پر جنگ بندی کا بھی موقع آئے گا، اور وہ آخری موقع ہوگا۔ اب یہ 100% شور نہیں ہے کہ وہ موقع اویل کیا جائے گا یا نہیں کیا جائے گا، لیکن اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ کس صورت میں جنگ بندی ہو سکتی ہے، کہ اگر آپ مجھ سے سوال کریں کہ ایسی کون سی صورت ہے کہ جس میں جنگ بندی ہو جائے، تو اس صورت میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ صرف یہیں پر وہ صورت موجود ہے کہ جہاں پر بڑی جنگ چھڑے گی، تو وہ جو پہلے 24-48 گھنٹے ہوں گے وہ ایسا موقع ہوگا کہ جہاں پر جنگ بندی ہو سکتی ہے، تو اور نہیں تو پھر آگے جو ہونا ہے وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ آگے معاملات کس طرح عالمی جنگ تک جائیں گے۔ تو بیسیکلی ہر چیز کے کئی پہلو ہوتے ہیں، آپ جنگوں کو ہاں نہ میں نہیں سمجھا سکتے، تو کئی ڈائمینشنز ہوتی ہیں، کئی طاقتیں ورک کر رہی ہوتی ہیں، بہت ساری امن کی طاقتیں ہوتی ہیں، بہت ساری جنگوں کی سپورٹر طاقتیں ہوتی ہیں، تو ایٹ دی اینڈ موقع پر کون سی طاقت حاوی آ جائے یہ ضروری نہیں ہوتا کہ آپ 100% اس کے بارے میں شور ہو۔ تو یہ چیزیں آپ کے سامنے رکھی، رائے ضرور آگاہ کریں۔ فی الحال اجازت، اللہ حافظ۔